गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन लर्न मैथमेटिक्स। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बिकॉज़ ये कोविड-19 का मुश्किल समय चल रहा है और इसके अंदर अपने पास जो स्टडी का ऑप्शन है वो ओनली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही है। ऑनलाइन स्टडी के थ्रू ही अपनी स्टडी के साथ जुड़े हुए हैं। आज अपने इस क्लास के अंदर आपका जो चैप्टर नंबर 5 है वो है लीनियर इक्वेशंस एंड इनवर्स मैट्रिक्स, उसको अपने स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 जो है आपका वो चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स एंड चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। इसके अंदर अपने लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, इनवर्स मैट्रिक्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ये सारा कुछ अपने सीखने वाले हैं। स्टूडेंट्स इस क्लास के अंदर अपने जो चैप्टर नंबर 5 के जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं उन सभी बेसिक कंसेप्ट्स को कवर करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट है, सो देखिए, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड सेकंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स अपने समझते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सो सपोज करिए कि ए आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए बी या स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 0 आ जाए, अगर आपके पास क्या हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल आ जाए, तो उसे अपने बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये अपने पास सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। अब इसके बाद देखिए, अगर क्या हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसे बोला जाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड स्टूडेंट्स एक बात और, जो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा इसे हिंदी में बोलते हैं अपने अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, और नॉन सिंगुलर होता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो जो स्टूडेंट्स आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है इसके लिए कभी भी इनवर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इनवर्स मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करेगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए, और नॉन सिंगुलर के लिए ही अपने इनवर्स मैट्रिक्स को फाइंड आउट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास पहला बेसिक कंसेप्ट था। अब स्टूडेंट्स अपने आते हैं आपके अगले कंसेप्ट पे, वो है इनवर्स मैट्रिक्स, कि इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है। सो देखिए स्टूडेंट्स, लेट ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस। ये दोनों आपके पास स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, सच दैट ए बी इक्वल्स टू आई एंड बी ए आल्सो इक्वल टू आई। कि अगर आपके पास क्या हो, दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, और वो इस वे में है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो स्टूडेंट्स अपने बोल सकते हैं देन B is called inverse of matrix A। तो अपने बोल सकते हैं जो A मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा वो B होगा, या मैं ये बोल दूं A is inverse of matrix B। यानी ये बोल दिया जाए ए बी का इन्वर्स है या बी ए का इन्वर्स है, तो ऐसे अपने बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अपने पास ये इन्वर्स मैट्रिक्स होता है कि अगर आपके पास क्या हो, किन्हीं भी दो मैट्रिसेस का, दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस होने चाहिए, उनका प्रोडक्ट क्या है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो अपने क्या बोलेंगे, जो एक मैट्रिक्स है वो दूसरे वाले का क्या है, वो इन्वर्स मैट्रिक्स है। अब चलिए आगे आते हैं। देखिए, अगर अपने पास ए मैट्रिक्स है
इफ़ ए बी अ मैट्रिक्स विच इज स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स के लिए इन्वर्स का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास फॉर्मूला है कि अपने इस फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी ए मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आ गया है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, तो चलिए इसको समझते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। एडजॉइंट मैट्रिक्स इज a square matrix which is equal to transpose of cofactor matrix A। कि अगर अपने बात करें कि अपने पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके लिए अपने क्या कर रहे हैं, एडजॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं। सो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होगा स्टूडेंट्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स जो होगा वो आपके ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के लिए जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा, यानी अपने हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के उससे मैट्रिक्स बनाएं, तो उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल होता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए। तो अभी अपने देखते हैं कि 2 इंटू 2 का जो एडजॉइंट होता है वो कैसे निकलता है, और जो 3 इंटू 3 का एडजॉइंट है वो कैसे फाइंड आउट होता है। स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जो कि है 2 5 4 3। तो ये बच्चों मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि 2 इंटू 2 ऑर्डर की है, और मुझे क्या करना है, मुझे इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैंने अभी क्या बोला, एडजॉइंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। सो अभी अपने यहाँ पर ए मैट्रिक्स के लिए सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। सो देखिए आपका यहाँ पर F11 यानी इस A11 एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, तो देखिए अपने जानते हैं कोफैक्टर को अपने इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, -1 पावर i प्लस j इंटू में aij आपका क्या होगा, वो माइनर होगा उस एलिमेंट के लिए। स्टूडेंट्स आपका F11 हो जाएगा -1 पावर 1 प्लस 1। अब इसके लिए माइनर देखिए, इस कॉलम को छोड़ दीजिए, इस रो को छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई में यहाँ अपने पास 3 आएगा, -1 पावर 2 इंटू में 3, तो आपका F11 क्या हो गया, वो 3 हो गया। अब इसके बाद देखिए F12 किसके इक्वल आएगा, -1 पावर 1 प्लस 2 एंड A12, तो -1 की पावर 3 और A12 क्या है, तो देखिए इस 12 एलिमेंट के लिए अपने कॉलम और रो छोड़ देते हैं, तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो यहाँ F12 आएगा -4। अब इसके बाद अपने आते हैं F21 -1 पावर 2 प्लस 1 इंटू में आपको क्या करना है, A21 फाइंड आउट करना है। सो देखिए -1 पावर 3 A21, आप इस कॉलम और इस रो को छोड़ दो, यहाँ 5 आ जाएगा, F21 क्या आएगा, -5। अब इसके बाद अपने आते हैं आगे F22, तो ये होगा -1 पावर 2 प्लस 2 A22, तो -1 पावर 4 A22 क्या है आपका, देखिए इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो, तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो -1 पावर 4, तो F22 हो गया 2।
तो ये स्टूडेंट्स अपने पास F22 आ जाएगा। सभी वैल्यूज़ के फाइंड आउट होने के बाद अब अपने कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं। आपका Fij बन जाएगा 3 -4 -5 +2। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आ गया, आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया। अब देखिए मुझे इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो मैं इसका ट्रांसपोज कर देता हूँ। जब अपने इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वैल्यू आएगी 3 -4 -5 2। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास आपके ए मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए इट इज़ 3 -5 -4 2। तो ये स्टूडेंट्स आपका 2 × 2 मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट है। तो अभी अपने देखा कि 2 × 2 का अगर स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन हो तो उसके लिए अपने कैसे उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। अभी स्टूडेंट्स अपने देखा कि अगर अपने पास 2 × 2 ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसका एडजॉइंट ऑफ ए अपने कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ये तो अपने पास मेथड है कि अपने क्या करें, आपको जो मैट्रिक्स दी है उसके हर एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करें, देन उसके बाद उसका एक मैट्रिक्स बना के ट्रांसपोज कर दें। इस मेथड के अलावा अपने पास ट्रिक भी है, अपने उस ट्रिक की हेल्प से भी एडजॉइंट ऑफ ए 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देखिए वो ट्रिक क्या है। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या था, ए मैट्रिक्स था। आपको इसका क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो देखिए ट्रिक क्या बोलती है, आप क्या करो, ये जो मेन डायगोनल के एलिमेंट हैं इनकी पोजीशंस को चेंज कर दो। जो मेन डायगोनल के एलिमेंट हैं इनकी पोजीशंस को चेंज कर दो। जो लास्ट वाला है वो फर्स्ट हो जाएगा, जो फर्स्ट वाला है वो लास्ट हो जाएगा। अब बाकी जो एलिमेंट है उनका सिंबल चेंज करना है। आपने क्या करना है, जो पहले पॉजिटिव थे उनको नेगेटिव बना देना है, नेगेटिव है पॉजिटिव बना देना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अपने क्या कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए सेकंड्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अगर अपने इस मेथड को लगाते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये जो मेथड है आपका ये सेकंड्स में आपको आंसर दे देगा। आपने क्या करना है, जो आपके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट हैं उनकी पोजीशन चेंज करनी है और जो दूसरे डायगोनल के एलिमेंट हैं उनका सिंबल चेंज करना है। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए कि अपने एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये अपने पास मेथड था। अब इसके बाद अपने देखते हैं कि 3 × 3 ऑर्डर का अगर अपने पास मैट्रिक्स हो तो उसके लिए एडजॉइंट कैसे आएगा। फॉर 3 × 3 ऑर्डर, सपोज दैट A is any matrix 1 0 1 0 1 2 3 1 0। स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 × 3। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके लिए यहाँ पर एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो मैं 1 बाय 1 क्या करूँगा, सभी एलिमेंट्स के लिए कोफैक्टर को फाइंड आउट करूँगा। सो देखिए बच्चों, F11 आपके पहले एलिमेंट के लिए कोफैक्टर क्या होगा। देखिए यहाँ अपने अगर उस फॉर्मूले की बजाय यहाँ पर ओनली सिंबल्स को देख लें, पहली पोजीशन पॉजिटिव, दूसरी पोजीशन नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये अल्टरनेटिव रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आप इसकी हेल्प से भी क्या कर सकते हो, ईजिली सॉल्व कर सकते हो। F11 फर्स्ट पोजीशन यानी पॉजिटिव। अब इसके लिए देखो माइनर क्या होगा, इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, 1 2 1 0। इसकी वैल्यू देखो बच्चों, F11 क्या आएगा, 0 - 2 आ जाएगा। तो अपने पास F11 क्या हुआ, -2 आ गया। तो ये अपने पास क्या है, F11 है। अब इसके बाद देखिए F12 पोजीशन क्या है, नेगेटिव। इसके लिए देखो इस कॉलम को इस रो को छोड़ दो, 0 × 0 0 -3 × 2 6। तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, -6 आएगा। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो अपने इसको 6 नोट कर देते हैं। तो F12 आ गया 6। अब इसके बाद देखिए
F13। F13 जो है ये पॉजिटिव पोजीशन है, इसके लिए आपको क्या करना है, इस कॉलम को, इस रो को छोड़ देना है। तो देखिए 0 × 1 0, 3 × 1 3 और बीच में माइनस सिंबल, F13 आ जाएगा -3। तो ये अपने पास F13 की वैल्यू है। अब इसके बाद देखिए F21, तो ये अपना नेगेटिव पोजीशन है, इसके लिए नेगेटिव सिंबल आ जाएगा आगे। इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देते हैं तो अपने पास आएगा 0 -1, इससे +1 आ जाएगा। तो F21 है +1। F22 जो है वो पॉजिटिव पोजीशन है, और यहाँ देखिए इस कॉलम को, इस रो को छोड़ दो, 1 × 0 0, 3 × 1 3, तो यहाँ -3 आएगा। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई। अब इसके बाद देखिए F23, तो ये देखिए ये नेगेटिव पोजीशन है, तो नेगेटिव सिंबल लगा देते हैं। अब आपने इस रो को, इस कॉलम को छोड़ देना है। 1 × 1 1 and 3 × 0 it is 0. So overall we have F23 equals to -1। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई है। अब चलते हैं आगे F31 देखिए ये पोजीशन है, ये पॉजिटिव पोजीशन है। इस कॉलम को, इस रो को छोड़ दीजिए तो 0 -1, तो पॉजिटिव 0 -1, तो F31 आ जाएगा -1। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे F31 आ गए। अब इसके बाद देखिए F32 की वैल्यू क्या होगी, पोजीशन नेगेटिव है, इस कॉलम को, इस रो को छोड़ देते हैं। 1 × 2 0 × 1, तो -2 -0, तो यहाँ -2 आ जाएगा। नाउ F33, तो इसके लिए देखिए पॉजिटिव पोजीशन है, 1 -0 आ जाएगा। F33 = 1। तो ये स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स थे मैट्रिक्स A के अंदर उन सभी का कोफैक्टर आ गया। अब देखिए आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है और उसका ट्रांसपोज कर देना है। ये स्टूडेंट्स अपने F जो आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसको नोट कर लिए। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ A के लिए आपको इस F का ट्रांसपोज करना है। -2 6 -3 1 -3 -1 -1 -2 1 इट्स ट्रांसपोज। सो देखिए जब ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ A आ जाएगा -2 6 -3 1 -3 -1 -1 -2 1। तो ये अपने पास आपका एडजॉइंट ऑफ A हो जाएगा किसी भी 3 × 3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। एक बात और स्टूडेंट्स, जैसा कि 2 × 2 में देखा था, वहाँ पे अपने पास एक ट्रिक होता था और ट्रिक की हेल्प से अपने ईजिली फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन 3 × 3 ऑर्डर के लिए कोई भी ट्रिक नहीं होता है, आपको सिंपली उसे सॉल्व करना है और देन उसके बाद उसका ट्रांसपोज करना है। तो इस वे में अपने एडजॉइंट ऑफ A 3 × 3 ऑर्डर के लिए फाइंड आउट करते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अपने आते हैं कुछ नए कंसेप्ट्स पे। तो देखिए आपका अगला कंसेप्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, स्टूडेंट्स आप डिटर्मिनेंट की हेल्प से किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए अगर मेरे पास ये गिवन हो, इफ़ वी हैव 3 पॉइंट्स, लेट्स से x1 y1, b is x2 y2
एंड C इज़ x3 y3। तो आप इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ अपने पास रहेगा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास मेथड होता है, इस मेथड की हेल्प से आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो। अगला कंसेप्ट है इफ़ गिवन 3 points आर कोलिनियर, कि अगर आपको 3 पॉइंट दिए जाएं और वो क्या हो, कोलिनियर हो, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप जानते हो कि कोलिनियर पॉइंट से ट्राइंगल नहीं बनता, तो वहाँ पे जो आपको तीनों पॉइंट्स दिए गए हैं उन पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया 0 होगा। यहाँ अपने पास इस चैप्टर के अंदर कई ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो 1 मार्क्स में होते हैं। आपको बोला जाता है कि यहाँ पर आपको जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है और आपको बताना है कि जो यहाँ पे वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या होगी। वहाँ पे x या k कोई वेरिएबल दिया जाता है, आपको क्वेश्चन में उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को करने के लिए अपने क्या करते हैं, अपने इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो 0 के इक्वल है और वहाँ से अपने उसको सॉल्व करते हैं। सो देखिए आपका जो एरिया आएगा वो 0 के इक्वल आएगा और आप इस कंडीशन की हेल्प से जो भी आपको क्वेश्चन में वेरिएबल दिया जाएगा आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये स्टूडेंट्स अपना कंसेप्ट था। अब इसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ लाइन। आप डिटर्मिनेंट की हेल्प से 2 पॉइंट से जाने वाले लाइन का इक्वेशन भी नोट कर सकते हो। तो देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2। ये स्टूडेंट्स मेरे पास पॉइंट्स हैं और इन 2 पॉइंट से जाने वाले लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए इक्वेशन हो जाएगा x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 एंड इक्वल्स टू 0। तो ये बच्चों अपने पास इक्वेशन होता है आपके गिवन 2 पॉइंट से जाने वाले लाइन का। स्टूडेंट्स अभी तक जो अपने कर चुके हैं उसको एक बार रिपीट करते हैं। देखिए सबसे पहले अपने क्या किया था, इन्वर्स मैट्रिक्स के बारे में जाना था, इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होता है। देन उसके बाद अपने जाना एडजॉइंट क्या होता है, फिर उसके बाद 2 into 2 3 into 3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। देन उसके बाद अपने देखा कि अपने पास डिटर्मिनेंट की हेल्प से कैसे अपने ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, कोलिनियरिटी कंडीशन क्या होती है। और देन उसके बाद देखा कि इक्वेशन ऑफ लाइन को भी अपने डिटर्मिनेंट की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अपने देखते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स की 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो अपने लिए इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको अपने देखते हैं। सो देखिए आपकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर ए और बी 2 मैट्रिसेस हैं, इनके ऊपर अपने इन्वर्स अप्लाई करें तो ये इक्वल आएगा बी इन्वर्स मल्टीप्लाई ए इन्वर्स। तो ये स्टूडेंट्स इन्वर्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब देखिए ये तो मैंने 2 मैट्रिसेस के लिए लिखा है, अगर मेरे पास क्या हो 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस हों, इसको अपने बोल सकते हैं इन जनरल ए बी सी डी एंड सो गोइंग ऑन। ऐसे मैट्रिसेस हैं, आपने क्या करना है इसके ऊपर इन्वर्स अप्लाई करना है। तो देखिए ये इन्वर्स किस वे में अप्लाई होगा, डी इन्वर्स, सी इन्वर्स, बी इन्वर्स, ए इन्वर्स। ये इन्वर्स आपका इस वे में अप्लाई होगा। आपने लास्ट वाली मैट्रिक्स से स्टार्ट करना है, उसके ऊपर पहले इन्वर्स आएगा, बाद में उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली, और ये ऐसे वे में अपना ऑर्डर चलेगा। अब इसके बाद देखिए
आपका जो सेकंड प्रॉपर्टी है, आपका अगला प्रॉपर्टी है कि अपने पास जो ए इन्वर्स होता है और या अपने ए ट्रांसपोज का इन्वर्स करें। देखिए आपके पास जो ए इन्वर्स होगा या ए ट्रांसपोज का इन्वर्स होगा वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसा ही अपने पास एक प्रॉपर्टी होता है कि आप ए का डिटर्मिनेंट निकालो या ए ट्रांसपोज का, तो वो दोनों डिटर्मिनेंट क्या होते हैं, वो इक्वल ही होते हैं। तो वैसे ही अपने पास ये इन्वर्स के लिए प्रॉपर्टी है कि आप ए का इन्वर्स निकाल लो या ए ट्रांसपोज का इन्वर्स निकाल लो, वो दोनों इक्वल आएंगे। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास दो मेनली प्रॉपर्टीज़ हैं आपके इन्वर्स मैट्रिक्स के लिए। अब इसके बाद अपने देखते हैं कि कैसे अपने डिटर्मिनेंट एंड इन्वर्स मैट्रिक्स की हेल्प से लीनियर इक्वेशंस के पेयर को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स अपना अगला कंसेप्ट होगा, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये स्टूडेंट्स अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो कि अपना बेसिक है। अब इसके बाद देखिए कि इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ अपने पास दो मेथड हैं। एक तो है क्रैमर्स मेथड, सेकंड अपने पास आएगा मैट्रिक्स मेथड। अपने दोनों मेथड्स को समझ लेते हैं कि ये मेथड्स क्या हैं और कैसे इनको अपने को यूज़ करना है। सो देखिए बच्चों, अपने पहले आते हैं क्रैमर मेथड पे। तो जो क्रैमर्स मेथड है वो क्या है कि सपोज करिए अपने पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो देखिए जी, ये मेरे पास तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, मुझे इसके लिए सॉल्व करना है। तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे सबसे पहले आएगा ये डेल। ये डेल क्या है, तो डेल देखिए बच्चों, आपके इन तीनों इक्वेशन के वेरिएबल एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट हैं उनसे बना हुआ जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, वो अपने पास डेल होगा। सो दिस इज़ माई डेल। तो ये मेरे पास डेल आ गया। अब इसके बाद डेल वन। अब देखिए डेल वन क्या होगा, आपका जो ये फर्स्ट कॉलम है, ध्यान से सुनिए, जो फर्स्ट कॉलम है वहाँ पर आपने D1 D2 D3 आपने इन तीनों एलिमेंट से उसे रिप्लेस कर देना है। D1 D2 D3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। तो मैंने क्या किया, इस फर्स्ट कॉलम को D1 D2 D3 से रिप्लेस कर दिया, ये डेल वन बन गया। अगर अपने बात करें डेल टू की कि डेल टू क्या होगा, सो देखिए सिमिलरली जहां आपने फर्स्ट कॉलम को चेंज किया अब सेकंड को कर दो, फर्स्ट वाला एज इट इज़ आ जाएगा A1 A2 A3, D1 D2 D3, C1 C2 C3। तो ये बच्चों अपने पास डेल टू आ गया। डेल टू आने के बाद देखिए अब अपने देखते हैं डेल थ्री कि डेल थ्री क्या होगा। तो डेल थ्री में क्या होएगा, A1 A2 A3, B1 B2 B3, D1 D2 D3। तो ये मेरे पास आपका अगला जो डेल थ्री डिटर्मिनेंट है वो आ गया है। अब देखिए जो क्रैमर का मेथड है वो क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू मेथड ये कहता है जी x जो होगा ना वो डेल वन बाई डेल के इक्वल आएगा। आपके डेल वन डिटर्मिनेंट की वैल्यू और उसके डिवाइड में डेल, तो यहाँ से आपके पास x आ जाएगा। सिमिलरली y को निकालना है तो y के लिए डेल टू बाई डेल, और अगर आपने z को निकालना है तो डेल थ्री बाई डेल। तो इस वे में बच्चों आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास थ्री वेरिएबल्स हों तो ऐसे पेयर को आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास मेथड है अकॉर्डिंग टू क्रैमर कि जिसे अपने इस वे में सॉल्व कर सकते हैं। ये मेथड था अपना थ्री वेरिएबल्स के लिए। अगर अपने पास टू वेरिएबल हो तो उसके लिए देखिए अपने को कैसे सॉल्व करना है। लेट वी हैव A1 x B1 y इक्वल टू C1, A2 x B2 y इक्वल टू C2। तो बच्चों देखिए ये दो वेरिएबल्स का आपके पास पेयर है और इन दो इक्वेशंस के लिए आपको सॉल्व करना है।
तो यहाँ पर आपका डेल क्या रहेगा, A1 A2 B1 B2, डेल 1 क्या रहेगा, C1 C2 B1 B2, आपका डेल 2 क्या रहेगा, A1 A2 C1 C2। कहने का मतलब क्या है, ये जो सामने वाला कॉलम है ना, इसको आपने फर्स्ट कॉलम से इंटरचेंज करोगे तो डेल 1 आएगा, दूसरे से कर दोगे डेल 2 आ जाएगा। अभी जैसे 3 के लिए देखा कि 3 वेरिएबल्स में क्या होता था, वैसा ही यहाँ पे आपको करना है। तो यहाँ से बच्चों अपने पास क्या होगा, आपका x और y दोनों की वैल्यू आ जाएगी। तो ये अपने पास क्रैमर का मेथड है 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो कि अपने किसी भी इक्वेशन सिस्टम को देख के बता सकते हैं कि वो अपना जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। तो ये कैसे पता लगता है, तो जैसा कि आपने 10th क्लास में किया था, आपका जो चैप्टर था लीनियर ग्राफ, तो वैसा ही काम अपने यहाँ पर करने वाले हैं। अपने इस इक्वेशन सिस्टम को देख के बता सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो देखिए बच्चों, कंसिस्टेंट के लिए क्या कंडीशन है और इनकंसिस्टेंट के लिए क्या कंडीशन है। कंसिस्टेंट की बात की जाए तो देखिए 2 केस आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन। पहला है यूनिक सॉल्यूशन। आपको यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा, देखिए बच्चों, अगर A1 बाई A2 नॉट इक्वल हो B1 बाई B2 के, A1 बाई A2 नॉट इक्वल हो B1 बाई B2 के, तब तो होगा यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब मिलेगा, देखिए बच्चों, अगर A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 इक्वल C1 बाई C2, अगर आपके ये तीनों वैल्यूज़ ही क्या हो, इक्वल में आ जाएं, तब अपने बोल सकते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए है। आपको भले एक सॉल्यूशन मिले या इनफाइनाइट मिले, सॉल्यूशन मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, वो कंसिस्टेंट है। जहाँ आपको सॉल्यूशन मिलेगा वो कंसिस्टेंट है, और जहाँ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा वो आपका इनकंसिस्टेंट है। तो देखिए इनकंसिस्टेंट में क्या होगा, इफ़ A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 बट दिस इज़ नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। आपके जो पहले 2 रेशोज़ हैं वो तो इक्वल होने चाहिए, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2, बट थर्ड रेशो इज़ नॉट इक्वल टू दीज 2, सो C1 बाई C2 इक्वल नहीं होगा। तो तब अपने बोल सकते हैं नो सॉल्यूशन। यहाँ आपको XYZ की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, तो ये आपका नो सॉल्यूशन केस है। तो ये स्टूडेंट्स आपने देखा कि अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स की प्रॉब्लम है तो कैसे आप चेक कर सकते हो वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। अब इसके बाद अपने देखते हैं कि अगर 3 वेरिएबल्स की प्रॉब्लम है तो उसे अपने कैसे चेक करेंगे, वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। लेट A1x B1y C1z इक्वल टू D1, A2x B2y C2z इक्वल टू D2, A3x B3y C3z इक्वल टू D3। तो ये बच्चों अपना इक्वेशन सिस्टम है। देखिए आपको पता है डेल 1, डेल 2 और डेल 3, ये 3 एलिमेंट होते हैं, इनको अपने निकाल लेंगे। अब देखिए इफ़ डेल इज़ नॉट इक्वल टू 0, इफ़ डेल इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो देखिए अगर डेल 0 नहीं है तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन है, ये आपका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। अगला केस है कि अगर डेल 0 हो जाए एंड डेल 1, डेल 2 और डेल 3 ये सारे भी क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, तो तब जो आपका केस बनेगा वो होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन केस।
तो ये आपका इन्फानाइट सॉल्यूशन केस होगा। देखिए पहला केस क्या है, डेल इक्वल नॉट जीरो। अगर आपका डेल इक्वल नॉट जीरो है तो ये यूनिक सॉल्यूशन है। अगर डेल इक्वल जीरो है, डेल वन, डेल टू, डेल थ्री ये सारे भी जीरो हैं तो होगा ये इन्फानाइट सॉल्यूशन केस। और बच्चों इन दोनों ही केसेस को अपने बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन केस। तो ये आपका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का ये केस होता है। अब देखिए आपका जो थर्ड वाला आता है, इफ डेल इक्वल टू जीरो, इफ डेल इक्वल्स टू जीरो, डेल वन, डेल टू, डेल थ्री, एनी वन इज नॉन जीरो। तो देखिए अगर आपके पास क्या हो, डेल इक्वल जीरो हो बट डेल वन, डेल टू, डेल थ्री इन तीनों में से कोई एक नॉन जीरो हो, ध्यान से सुनिए, कोई एक नॉन जीरो हो, तो तब अपने बोल सकते हैं देन इट इज नो सॉल्यूशन केस। तो ये आपका बच्चों नो सॉल्यूशन केस है। तो जो आपका नो सॉल्यूशन केस है ना, इसी को बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट केस। तो ये अपने पास स्टूडेंट्स थ्री वेरिएबल्स के लिए सिस्टम होता है कि अपने कैसे उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो देखिए अपने क्रैमर मेथड को कम्प्लीटली लर्न कर लिए। अब इसके बाद अपने आएंगे आपके अगले मेथड पे जो कि है मैट्रिक्स मेथड। अब अपने देखते हैं आपका अगला मेथड, मैट्रिक्स मेथड। तो देखिए मैट्रिक्स मेथड क्या है, सबसे पहले अपने सपोज कर लेते हैं ये अपने पास आपका इक्वेशन सिस्टम है। तो देखिए यहाँ अपने पास थ्री वेरिएबल्स में ये आपका लीनियर फॉर्म में प्रॉब्लम है और इसको अपने को सॉल्व करना है। तो बच्चों देखिए आपके जो x, y और z वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं उनसे जो मैट्रिक्स बनेगा उसको मैं सपोज कर लूँ A इज़ A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ये मैंने सपोज कर लिया। और ये जो आपका सामने कॉलम है इसको मान लीजिए कॉलम मैट्रिक्स है D1, D2, D3। सो अब देखिए इसके अलावा जो बचा आपका वेरिएबल उसे अपने एक मैट्रिक्स में ले लें, कॉलम मैट्रिक्स में। तो क्या मैं इसको ऐसे नोट कर सकता हूँ, नाउ A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3। X, Y, Z, D1, D2, D3। देखिए अगर आप इन मैट्रिसेस को सॉल्व करोगे तो ये जो आपको इक्वेशन सिस्टम है वो दोबारा मिल जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास जो कंडीशन आ रहा है वो ये आ रहा है कि AX इक्वल B। तो ये अपना सिस्टम बन गया। अगर मैं दोनों साइड क्या करूँ, A इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँ, A इनवर्स मल्टीप्लाई AX, A इनवर्स इंटू B। देखिए A इनवर्स इंटू A क्या होगा, वो I बन जाएगा, IX इक्वल टू A इनवर्स B, बिकॉज A इनवर्स मल्टीप्लाई A इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अपने चैप्टर के शुरू में इस प्रॉपर्टी को पढ़ा था कि A इनवर्स जो होगा वो I के इक्वल आएगा। IX किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए वही आता है X इक्वल टू A इनवर्स B। इस फॉर्मूले की हेल्प से स्टूडेंट्स आप लोग किसी भी इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका मैट्रिक्स मेथड था। सो देखिए आपने इस वीडियो के अंदर जो पूरे चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट्स हैं उन्हें शुरू से लेकर अंत तक सभी को एक बार लर्न कर लिए। अब इसके बाद अपने अगली क्लास के अंदर
आपका जो एक्सरसाइज 5.1 है उसको स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं की है, बिकॉज़ आपको ऐसे एजुकेशनल वीडियोस लगातार मिलने वाले हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल जाएगा। सो चलिए मिलते हैं अपनी नई क्लास में। थैंक यू।